एक बहुत बड़ी वॉर का कॉज बनने वाला था। इसी तरह 1956 में सीरिया में इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर ऑयल के रिजर्व्स डिस्कवर हो गए और इस सारे एरिया में कुर्द रहते हैं। पूरी दुनिया के 50% ऑयल रिजर्व्स इस एक खित्ते में डिस्कवर हुए थे जो रिलीजियस, पॉलिटिकल और रेशियल डिविजन्स में घिरा हुआ था और इसीलिए इट वाज वेरी नेचुरल कि वर्ल्ड सुपर पावर्स इस सारे रीजन में बड़ा डीप इंटरेस्ट लें। और यही वो टाइम था जब ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी प्लेयर्स के तौर पर एंटर हुए। इसी टाइम पे ब्रिटिश ने मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इस सारे रीजन में एक ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू होने वाली थी। ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन में एक ज्यूइश स्टेट बनाई जहाँ पर जर्मनी से आने वाले हजारों ज्यूज को आबाद किया जाने लगा। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तरफ ज्यूइश स्टेट बनाई गई जिसको पैलेस्टाइन से आधी पॉपुलेशन होने के बावजूद 62% एरिया दिया गया और दूसरी तरफ डबल पॉपुलेशन होने के बावजूद पैलेस्टीनियंस को सिर्फ 38% जमीन दी गई। रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से जेरूसलम को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कर दिया गया। प्लान प्रपोज होने के एक साल बाद ही ब्रिटेन यहाँ से चला गया और इसराइल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जो आज भी कई हजार मासूम लोगों की जाने ले रहा है। इसराइल की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के बावजूद किसी अरब कंट्री ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और 1948 में कई अरब स्टेट्स ने इसराइल पर अटैक किया, मगर इसराइल ये वॉर जीत गया और इसके नतीजे में इसराइल ने न सिर्फ ज्यूइश बल्कि 60% अरब एरिया पर भी कब्जा कर लिया। करीबन 7 लाख पैलेस्टीनियन अरब्स अपना कंट्री छोड़कर लेबनान चले गए और इस एक माइग्रेशन ने पूरे लेबनान के डेमोग्राफिक्स बदल दिए क्योंकि अब वहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हो चुके थे और यही चेंज आगे चलकर 1975 से 1990 के बीच लेबनान में एक बहुत बड़ी सिविल वॉर की वजह बनी। दूसरी तरफ ज्यूज मुसलसल पूरी दुनिया से आकर इधर इसराइल में आबाद हो रहे थे और अब पैलेस्टाइन के इस सारे एरिया में मुस्लिम्स कम और ज्यूज ज्यादा थे। इस पार्टीशन के कुछ साल बाद 1954 में जमाल अब्दुल नासिर प्रेसिडेंट बन गए। नासिर का एक ड्रीम था कि सारे अरब कंट्रीज इकट्ठे होकर एक अरब कंट्री बन जाएं और इस तरह वो इसराइल से लेकर अरब वर्ल्ड के हर दुश्मन को हरा सकेंगे। लेकिन नासिर न सिर्फ इसराइल और अमेरिका के अगेंस्ट थे बल्कि वो सऊदी अरब और कुवैत के भी बहुत खिलाफ थे क्योंकि उनकी नजर में ये दोनों कंट्रीज मुसलमानों के दुश्मन अमेरिका से करीब हो रहे थे। 1956 में नासिर ने सुएज कैनाल बंद कर दी जिसके नतीजे में फ्रांस, ब्रिटेन और इसराइल ने मिलकर इजिप्ट पर अटैक कर दिया। लेकिन समहाउ इजिप्ट ये वॉर जीत गया और पूरे अरब वर्ल्ड में हर तरफ अब्दुल नासिर के चर्चे होने लगे। पूरी अरब वर्ल्ड अब्दुल नासिर की नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत इम्प्रेस थी और इसी से इन्फ्लुएंस होकर 1962 में यमन में अरब नेशनल्स और यमनी गवर्नमेंट के बीच एक सिविल वॉर शुरू हो गई और यही वो वॉर थी जिसमें पहली दफा प्रॉक्सी प्लेयर्स की एंट्री हुई। ये सिविल वॉर सऊदी अरब, कुवैत और जॉर्डन जैसे फैमिली कंट्रोल्ड कंट्रीज के लिए खतरे का सिग्नल थी बिकॉज कल को यही आइडियोलॉजी उनकी कंट्रीज में भी आ सकती थी जिससे उनकी हुकूमत खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए इन सब कंट्रीज ने अमेरिका के साथ मिलकर यमनी गवर्नमेंट को नेशनलिस्ट्स के खिलाफ सपोर्ट किया, जबकि दूसरी तरफ अब्दुल नासिर ने इजिप्शियन फौजियों और हथियारों के साथ नेशनलिस्ट्स की मदद करना शुरू कर दी। इजिप्ट अभी इस प्रॉक्सी वॉर में बिजी था कि 1967 में इसराइल ने इजिप्ट पर अटैक कर दिया और इजिप्शियन सिनाई में गजा स्ट्रिप पर कब्जा कर लिया और बदले में एक बार फिर इजिप्ट ने सुएज कैनाल बंद कर दी जो अगले 8 साल किसी भी ट्रैफिक के लिए बंद रही। अब्दुल नासिर इस हार से बहुत डिसअपॉइंटेड था और 1970 में सिर्फ 52 साल की उम्र में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यही वो साल था जब ब्रिटेन ने अनाउंस किया कि अब वो पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को इंडिपेंडेंट कर रहा है और फिर अगले ही साल यूएई और पर्शियन गल्फ के बाकी कंट्रीज आजाद हो गए। ब्रिटेन के जाने के बाद अमेरिका ने इस सारे रीजन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया बिकॉज वो अब राइजिंग सुपर पावर था और जिस रीजन पर दुनिया की 50% ऑयल सप्लाई डिपेंडेंट हो वहाँ पर उसका होना बहुत जरूरी था। अगले 8 सालों तक अरब वर्ल्ड में बड़े ही मुश्किल हालात रहे। इस अरसे में अरब इसराइल वॉर हुई जिसमें एक बार फिर इसराइल जीत गया। इजिप्ट ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। इजिप्शियन प्रेसिडेंट को इसी वजह से असैसिनेट कर दिया गया। इसी तरह लेबनान में पैलेस्टीनियंस और लोकल्स के दरमियान एक बहुत ही इंटेंस सिविल वॉर शुरू हो गई जो
1990 तक रही। तो मिडिल ईस्ट में एक तरफ ये सारी लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ इसी टाइम में ईरान में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ चुकी थी। 1979 में रूहुल्लाह खामनाई ने शाह ऑफ ईरान की गवर्नमेंट उल्टाकर ईरान का कंट्रोल ले लिया। 1979 के बाद ईरान कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। ईरान अब एक स्ट्रिक्ट शिया इस्लामिक रिजीम था और वो ये आइडियोलॉजी अब बाकी कंट्रीज तक ट्रांसफर करना चाहता था। सऊदी अरब, यमन, बहरेन और इराक के सुन्नी रूलर्स के लिए जाहिर है ये एक बहुत बड़ा खतरा था। और यही वो टाइम था जब इधर इराक में सद्दाम हुसैन पावर में आ चुका था। सद्दाम सुन्नी मुस्लिम था और उसे डर था कि कहीं ईरानियन रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी इराक तक ना पहुंच जाए, और अगर ऐसा हो गया तो इराक उसके हाथ से निकल जाएगा, बिकॉज इराक के मोस्टली ऑयल रिजर्व्स शिया मेजॉरिटी एरियाज में थे। इस रेवोल्यूशन को खत्म करने के लिए सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान पर अटैक कर दिया और ये वॉर करीबन 8 साल चलती रही। अमेरिका, सऊदी अरब और कुवैत सद्दाम हुसैन को हेविली फंड करते रहे, मगर फिर भी 8 साल बाद 1988 में ईरान इराक वॉर बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। इस वॉर ने इराक को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डैमेज किया था। सद्दाम हुसैन ने कुवैत से रिक्वेस्ट की कि वो उसका $65 बिलियन का लोन माफ कर दे जो उसने इराक को ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए दिया था, मगर कुवैत ने इनकार कर दिया। सद्दाम हुसैन ने बदले में कुवैत पर अटैक किया और कुवैत के सारे ऑयल रिजर्व्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। सद्दाम हुसैन अब दुनिया के 25% ऑयल रिजर्व्स का मालिक था। सद्दाम इसके बाद सऊदी अरब के बॉर्डर पर इराकी आर्मी को ले आए। इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि अब वो सऊदी अरब की ऑयल फील्ड्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, जिसके बाद दुनिया की करीबन 50% ऑयल सप्लाई एक आदमी के कंट्रोल में चली जानी थी। सऊदी अरब और वर्ल्ड पावर जाहिर है ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। 1990 में अमेरिका ने 32 कंट्रीज के साथ मिलकर इराकी आर्मी पर अटैक किया और 1 साल की लड़ाई के बाद कुवैत को आजाद करवा लिया। अमेरिका अब पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका था। अमेरिका ने अब इस सारे रीजन में अपनी मिलिट्री बेसिस बनाना शुरू कर दी और आज अमेरिका का 5वां बड़ा बहरी बेड़ा इधर बहरेन में है। इसी तरह इधर कतर में एक बहुत बड़ी अमेरिकन एयर बेस है जिसको सेंटकॉम कहते हैं और यहीं से यूएसए मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया पर अपनी नजर रखता है। और फिर इधर यूएई में अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसी तरह सऊदी अरब अमेरिका से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा कंट्री है। तो अगर मिडिल ईस्ट की ईस्टर्न साइड पर आए तो वहाँ अमेरिका, अरब और ईरान आमने सामने हैं। गो के अब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बर्फ पिघली है और बातचीत भी शुरू हुई है, बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। फिर अगर मिडिल ईस्ट की सदर्न साइड पर आए तो यमन में एक जबरदस्त सिविल वॉर चल रही है जिसमें सऊदी अरब और ईरान से लेकर अमेरिका और इवन रशिया भी इन्वॉल्व हैं। इसी तरह ऊपर आए तो सीरिया पहले ही प्रॉक्सी वॉर का सेंटर पॉइंट बन चुका है, जहां पर रशिया, ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब और इवन यूएई भी अपनी मिलिट्री के साथ घुसे हुए हैं। इराक की बात करें तो सद्दाम हुसैन के बाद अलकायदा और अब आईसिस ने इस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की है, जिसके नतीजे बहुत ही भयानक निकले हैं। तुर्की और सीरिया में भी किसी भी वक्त कुर्दिश बागियों को लेकर जंग छिड़ सकती है। सो ऑल इन ऑल मिडिल ईस्ट इज इन अ मेस और इसकी रूट कॉज आज से 100 साल पहले की गई बॉर्डर्स की ये पार्टीशन है, जिसमें इंसानों के बीच डिफरेंसेस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया, और ख्याल रखा गया तो बस अपने फायदे का। आपकी आज के वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।